ये एक ऐसे खिलाड़ी का फलसफा है जिसका पहला मुकाबला जिंदगी और मौत से हुआ। मौत को हारना पड़ा, जिंदगी आखिर जीत गई और आज वो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक नहीं बल्कि दो दो मेडल ले आया है। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। स्टूडियो में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है भवानी सिंह शेखावत। देश के जब तमाम मेडलिस्ट जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन एक मेडलिस्ट है जो आज हमारे स्टूडियो में है। भवानी सिंह की कहानी शुरू होती है झुंझुनू के जाखल गांव से। 19 साल से पहले की जो कहानी है वो वही कहानी है जो गांव देहात में पैदा हुए एक आम लड़के की कहानी होती है। लेकिन उसके बाद जिंदगी और मौत से ऐसी ठनी कि बाली उम्र में जिस बीमारी से भवानी सिंह शेखावत ग्रसित हो गए उसके बारे में उस जमाने में उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आखिरकार हिम्मत, जुनून और हौसले की एक ऐसी मिसाल भवानी सिंह शेखावत ने कायम की है जो हर किसी के लिए एक प्रेरक कहानी बन सकती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित हुए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में भवानी सिंह शेखावत ने देश के लिए एक नहीं बल्कि दो दो मेडल जीते हैं। भवानी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थिंक 360 की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है, आपने तिरंगा फहराया है। धन्यवाद। कहानी झुंझुनू के जाखल गांव से शुरू होती है। बाली उम्र में आपको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके बारे में उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। आपके जन्मदाता पिता ही आपके लिए जीवनदाता बनकर आए और उसके बाद में आपने जो एक मिसाल कायम की है वो किसी के लिए भी प्रेरक कहानी बन सकती है। उस कहानी के बारे में बताइए कि झुंझुनू के जाखल गांव से आपकी कहानी शुरू होती है, कैसा वो सफ़र था और यहाँ तक का जो एक आपकी यात्रा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। 12th के बाद में जब नर्सिंग के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, जब फर्स्ट अलवर के अंदर जब फर्स्ट ईयर में था तो पैर में कुछ मामूली इन्फेक्शन था, तो उसके कारण जहाँ पे मैं नर्सिंग कर रहा था उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जो एडमिशन के दौरान उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स दिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा जेंटामाइसिन करके। उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण क्या हुआ कि किडनी पे एडवर्स इफेक्ट हुए और वो लगभग डैमेज हो गई। ये माने कि उनकी जो फंक्शनलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। कुछ दिन टेस्ट किए, वहाँ अलवर के अंदर इतने साधन थे नहीं, तो जयपुर रेफ़र किया गया। और जयपुर के अंदर यहाँ पे मोनीलेक हॉस्पिटल था उस वक्त, जो लगभग उस वक्त जो किडनी के एम्बुलेंस है वही डील कर रहा था राजस्थान के लगभग मोनीलेक हॉस्पिटल या एसएमएस कर रहा था। मोनीलेक के अंदर लगभग 1 महीने तक एडमिट रखा, सारे टेस्ट वगैरह किए। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कि दोनों किडनी डैमेज हो गई और उनके जो पैरामीटर्स थे वो हाई थे, क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे वहाँ के AK शर्मा, उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी आपको इनिशियली तो डायलिसिस पे लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो उन्होंने मेरा पेट से, पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं जो पेट से होता है, वो स्टार्ट कर दिया और बाकी के इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने दिल्ली रेफ़र किया। 1 महीने तक वहाँ रहने के बाद में और दिल्ली के अंदर सेकेंड ओपिनियन लेने के बाद में मेरे को ट्रांसप्लांट के लिए अपने अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद में, राजस्थान में उस टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं राजस्थान में हुए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। सक्सेस रेट बहुत कम थी। जैसे 10 हो रहे हैं तो 2 सर्वाइव कर रहे हैं, 8 सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, फेल्योर हो रहे हैं। तो सर्वाइवल रेट कम होने के कारण जो मेरा ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल चूज़ किया गया वो गुजरात में अहमदाबाद पास में एक जगह पड़ती है नडियाड। वहाँ पे एक हॉस्पिटल था मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल, जिसकी नॉर्थ इंडिया में अच्छी सर्वाइवल रेट है। और जो वहाँ के जो ट्रांसप्लांट सर्जन थे वो भी गोल्ड मेडलिस्ट और इंडिया के नॉन पद्मश्री अवार्डेड है। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद में फिर अगले दिन से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया। डायलिसिस मतलब पेनफुल प्रक्रिया होती है जहाँ आपके गले से, हाथ से जो वेन्स होती है उसमें नलियाँ डालते हैं, शरीर से पूरा खून एक मशीन में जाता है, फिर वहाँ से वो फिल्टर होता है, वापस फिल्टर होकर आपकी बॉडी में जाता है। यानी कि शरीर का पूरा खून एक मशीन के अंदर जाके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पूरा होने के बाद वापस डाल दिया जाता है। तो 3-4 घंटे की बड़ी एक बोरिंग सी प्रक्रिया है। आपको बेड पे लेट के रहना है, आपको पेनफुल प्रक्रिया है और आपको वीक में 3 दिन करवानी है। किडनी का काम अल्टीमेटली यही होता है कि वो खून को फिल्टर करती है। तो लगभग 1 महीने तक मेरे डायलिसिस में, उसके बाद में मई की बात है, 1 मई को मैं एडमिट हुआ।
मई में डायलिसिस में, और लगभग उसके बाद में क्रॉस मैच हुए रिलेटिव्स के, मम्मी के, पापा के, रिलेटिव्स के, कि भाई किसकी कितने मैच कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो किडनी मैच की वो फादर की थी जी। और फिर वो प्लान में आए डोनर के रूप में, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई हुए, और उसके बाद में डेट तय की गई 9 जून 2004। 9 जून 2004 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद में 10 दिन तक आईसीयू में रखा, फिर पोस्ट ऑप के लिए 3 महीने तक वहीं रहा, और उस वक्त बड़ी वो जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट था, नॉर्मल तो था नहीं। और पोस्ट ऑप के बाद में यूँ मान के चलो कि आपको एक तरह से कैद रहना था 4 महीने के लिए, क्योंकि उस वक्त इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो थी। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो मनुष्य का शरीर उसको रिजेक्ट कर देता है ना, वो रखता नहीं है शरीर में, रिजेक्ट कर देता है। तो किडनी भी जैसे फादर की थी तो शरीर में एक्सेप्ट रहेगी नहीं, तो वो रिजेक्शन आता है उसमें। इस कारण कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता, जिसको अपन इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो जीरो हो जाती है, ताकि दूसरे का जो ऑर्गन है अपनी बॉडी में सर्वाइव कर सके। तो इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल जीरो था, मेरे को बाकी इन्फेक्शन से बच के रहना था। तो वहीं पे एक पैक्ड रूम लेके वहाँ रखा गया 3 महीने के लिए, मास्क लगा के रखना कंटिन्यू। परिवार वाले आपके साथ रहे? बिल्कुल, परिवार वाले, ननिहाल वाले, और जो मेरे फ्रेंड सर्किल थे उनमें से भी काफ़ी बंदे थे जो वहाँ पे रहे थे। बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, और मैं लक्की भी हूँ कि मेरा क्रॉस मैच पहले मिल गया। किडनी क्रॉस मैच मिलते नहीं है, मदर फादर के नहीं मिलते हैं, और वो ज़िंदगी में डायलिसिस करवाते हैं। तो इस मामले में रख के रहा कि मेरा क्रॉस मैच हुआ और फादर का मिल गया। 19 साल आपकी उम्र थी उस वक्त? हाँ, 19 साल। खेलने कूदने की उम्र, करियर बनाने की उम्र, और उसी दौरान एक इतना बड़ा वज्रपात, शायद ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगी आपको कि ये क्या होता है पूरा, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। खेलने कूदने वाला लड़का, पढ़ने लिखने वाला लड़का, जिसको करियर पर फोकस करने की उसकी एक पीक उम्र होती है कि यहाँ से करियर बनाता है, क्या सोचता था उस दौरान? एक लंबा प्रोसेस चला इलाज का, परिवार के बीच में पिता का किडनी देना, किस तरह के ख्याल आते थे और क्या दिमाग में चलता था? मेरे गांव के आसपास के इलाकों में कभी ऐसा इवेंट, ऐसा कोई हुआ नहीं, केस हुआ नहीं। और किडनी फेलियर का मतलब तो ये था कि वो सर्वाइव तो नहीं करेगा। गांव में तो ऐसा ही था लगभग माहौल कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मैं तो चूंकि 6 महीने पहले नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया था, तो मेरे को कुछ डायलिसिस के बारे में पता था, ट्रांसप्लांट के बारे में पता था, और किडनी डिजीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो मेरे को तो कुछ नॉलेज था, लेकिन फैमिली के बारे में फैमिली काफ़ी अपसेट हो गई। उनको भी ये लगा कि लड़का अब बचेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसप्लांट उस वक्त सोचा नहीं था कि ऐसा ट्रांसप्लांट भी होगा, ये रिवाइव भी करेगा, वापस मेन स्ट्रीम में आएगा। ये तो उनके मतलब परिवार वालों के तो दिमाग में नहीं था। उनको तो ये था कि कितने दिन और सर्वाइव करता है। तो वो लेके जा रहे थे, कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ पे जब नडियाद लेके गए थे तब भी वो स्टर्लिंग जयपुर के, स्टर्लिंग अहमदाबाद में भी ट्राई कर रहे थे कि जहाँ बेस्ट हो वहीं लेके जाएं। तो बड़ा वो पेनफुल प्रोसेस थी उस वक्त की। और जब क्रॉस मैच हुआ और ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद में भी लगभग सब रिलेटिव को वहाँ 3-4 महीने हॉस्पिटल में वहाँ पर रहना पड़ा। आपके पिता इतना बड़ा जोखिम ले लेते हैं आपके लिए, जब इस तरह की बातें थी कि कितने दिन सरवाइव कर पाएगा लड़का, कितने दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जन्मदाता पिता ही आपके लिए जीवनदाता बनकर आ जाते हैं, कितना इमोशनल मोमेंट आपके लिए रहा होगा? हाँ, वो तो जैसे माँ तो सबको जन्म देती है जिंदगी पहली बार। मैं भाग्यशाली हूँ कि पिता ने भी मेरे को दूसरा जन्म पिता ने दिया है। तो ये तो आज अगर मैं मेडल आया हूँ तो उन्हीं को समर्पित हूँ। पिताजी खुद राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने वहाँ से छुट्टियाँ अप्लाई की और वहाँ से वो वहाँ आते थे, फिर 10 दिन रुके, फिर वहाँ पे उनका काम होता था, फिर वो वापस आते थे। फिर जब ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने आवेदन किया कि मैं डोनर हूँ इनका, तो फिर वहाँ से फिर छुट्टियाँ लेके आना पड़ा। उनको ऑफिस से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। वेटनरी के अंदर डॉक्टर थे वहीं नवलगढ़ के अंदर ही। और पोस्ट ऑपरेटिव जो लाइफ होती है वो बड़ी टिपिकल होती है कि जैसा पहले तो अपन एक मरीज की तरह रहते हैं, बाद में बहुत प्रिकॉशन होते हैं। जैसे आपको मास्क लगा के रखना लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग नहीं तो कम से कम 2 साल तक, क्योंकि उसमें रिजेक्शन बहुत होते हैं। आपके ट्रांसप्लांट हो गया ये बड़ी बात नहीं है, वो किडनी कितने दिन सर्वाइव कर रही है वो बड़ी बात है। 10 में से उस वक्त 2 या 3 के सर्वाइव कर रहे थे। मैंने हॉस्पिटल वाले से पूछा उस साल में जितने ट्रांसप्लांट हुए थे उसमें मैं शायद 2 या 3 सर्वाइवर है 100 ट्रांसप्लांट के अंदर। अब आप सक्सेस रेट देख लो कि ये भी मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, वो भी 20 साल से। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपकी माँ के लिए
ये बहुत चुनौती वाली बात रही होगी कि बेटा भी एक किडनी से सर्वाइव कर रहा है जीवन में, उसके बाद में आपके जो पिता ने आपको किडनी डोनेट की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण समय रहा उन्हें अपने बेटे का भी ख्याल रखना था, अपने पति का भी ख्याल रखना था, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग पॉइंट ये सब रहा और कैसे उन्होंने एक बतौर गृहिणी, एक बतौर पत्नी, एक बतौर माँ कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज किया? उनके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग रहा कि जब ट्रांसप्लांट के बाद में जब छुट्टी दी तो एक बेड पे तो मैं सो रहा हूँ, एक पे पिताजी सो रहे हैं, तो दो की एक साथ केयर करना बहुत बड़ी बात थी। तो उनका भी 15 से 20 दिन के लिए बेड रेस्ट ही था, तो उनको संभालना, फिर मेरे प्रिकॉशंस तो बहुत ज़्यादा थे। मेरे जो लिनन थे, कपड़े थे, यानी बेडशीट तक वो डेली डेटॉल के अंदर धुलती थी, बॉइल्ड करते थे पानी, उनमें सारे बेडशीट धुलते थे इन्फेक्शन से बचाव के लिए। मेरे कपड़े बॉइल्ड होते थे, फिर डेटॉल में डालते थे, फिर धोते थे, यानी दिन में जिन चीज़ को मैंने टच किया है वो सारे बॉइल्ड के अंदर धुलते थे, बॉइल्ड वाटर के अंदर डेटॉल में डाल के। तो वो एक लेडीज़ सुबह से शाम तक इसी काम में रहती थी। फिर ब्रेकफास्ट वो उनके लिए अलग से गाइडलाइन थी, ये ब्रेकफास्ट देंगे, लंच की गाइडलाइन थी, डिनर की, मतलब सारी गाइडलाइन थी। उन गाइडलाइन के साथ उनको प्रिपेयर करना था। और पीने का पानी भी नॉर्मल नहीं था, उसको भी आप जैसे बॉइल्ड हो गया तो आधे घंटे फिर बॉइल करना है, फिर उसके बाद में वो देते थे। खाना बॉइल होके आता था, और आपके जो ड्रेसिंग के जो भी आइटम है वो या तो नए आते थे या फिर आप उसको बॉइल्ड करके गर्म पानी के अंदर डेटॉल के अंदर रख के उनके बाद में यूज़ करो, या यूज़ एंड थ्रो करो, नए लाओ थ्रो करो। तो नए ला के थ्रो करने में तो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो उस वक्त बड़ा वो एक लेडीज थे और इतना संभालना बड़ी बात थी। और सिस्टर्स जो मेरी थी, 2 बहनें, दोनों ही छोटी थी, तो आप घर में सबसे मैं बड़ा था। तो वो गांव में बुआ के साथ रही, क्योंकि मम्मी भी यहाँ आ गई, पिताजी भी यहाँ आ गए, तो दोनों सिस्टर्स वहीं रही। उस छोटी थी, स्कूल के अंदर थी, तो वो सारा काम मम्मा को करना पड़ा। जी, तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस चला। हाँ, और आखिरकार जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। एक लंबे इलाज का प्रोसेस चला, उसके बाद में चीज़ें धीरे धीरे मैनेज होने लगी, आप ज़्यादा समझदार होते गए, आपको एक सरकारी जॉब भी मिल गई जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समाज में होती है। बिल्कुल। वो कैसा मोमेंट रहा कि क्या लगा कि अब शायद ज़िंदगी चल पड़ेगी? ट्रांसप्लांट के बाद में मैं घर पे रहता था, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था। रिश्तेदारों की शादियाँ भी मैं भी नहीं करता था, परिवार वाले मना करते थे कि बाहर जाओगे, इनफेक्ट खा भी नहीं सकते थे, जाके करना क्या था। तो ना तो कोई किसी का फंक्शन अटेंड करना, ना कहीं जाना, ना कहीं ट्रैवलिंग करनी, बस एक मकान में कैद था। फिर मैंने नर्सिंग मैंने वापस स्टार्ट की। फर्स्ट ईयर में ड्रॉप था, सेकंड ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर करके फिर मैंने वापस स्टार्ट की। और 2008 के अंदर मैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए स्टाफ नर्स पोस्टेड हुआ। वो एक्चुअली सोसाइटी की थी, तो सोसाइटी के हिसाब से पोस्टेड हुआ वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं आप उसको। फिर वहाँ पे 2008 में जब मैं वहाँ पे पोस्टेड हुआ, तो वहाँ पे कोई स्ट्राइक चल रही थी वेतन वृद्धि वगैरह को लेके। तो फिर संघर्ष तो शुरू से था ही शरीर के अंदर, तो हमने वहाँ संघर्ष स्टार्ट कर दिया। वो जो स्टाफ थे उन्होंने अपना लीडर घोषित कर दिया। फिर मैं वहाँ पे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट बना। फिर कर्मचारियों के हितों के लिए 2-3 साल तक काम किया। फिर उस दौरान मेरे संघर्ष को देख के पूरे जो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज था, जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉयज यूनियन थी, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा 3 साल तक। 2008 से लेके 2013 तक 11 तक मैं प्रेसिडेंट रहा। और जो मैंने एक धरातल पे एक जो कर्मचारी नेता संघर्ष करता है उस हिसाब से संघर्ष किया। 2011 के अंदर आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, और उसके अंदर मेरी ऑल ओवर आसाम 20वीं रैंक आई। और उसके बाद में मेरे को परमानेंट जॉब मिली, और मैं बीकानेर के अंदर मेडिकल कॉलेज में। कैसा मोमेंट था वो? पिता का क्या रिएक्शन था, माता का क्या रिएक्शन था, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग करके अपने बेटे के लिए इतना बड़ा नहीं, वो मैंने जब वापस से जिंदगी लौटाई, और जब वो आरपीएससी से सेलेक्ट होके आया, तो कैसा माहौल घर परिवार में था? नहीं, मैंने जब उनको फ़ोन कर पिताजी को बोला तो आंखों में आंसू थे। वही आरपीएससी मैंने फर्स्ट टाइम दी थी 2010 के अंदर, और पहली बार ही सिलेक्शन हो गया, तो उनके लिए बहुत ऐसा गौरवपूर्ण मूवमेंट था। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने ईएसआई क्लियर किया, रेलवे, इलाहाबाद रेलवे से भी मेरा ऑफर लेटर आया। लोगों को कहीं ना कहीं जवाब मिल गया जो कहते थे कि शायद लड़का सर्वाइव नहीं करेगा। मैं लगभग शायद मेरे कलीग्स को ज़्यादा पता है कि राजस्थान या इंडिया लेवल पे जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जो मैंने फाइट नहीं किया। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जो मैंने फाइट नहीं किया, सारे किए। 2-4 जैसे कॉल लेटर भी आए, लेकिन वही
पिताजी और मैं इकलौता लड़का था, पिताजी ने किडनी डोनेट की थी, उनकी तबीयत भी थोड़ी वैसे थी, तो इसलिए परिवार का ध्यान रखते हुए मैंने राजस्थान गवर्नमेंट की नौकरी चूज करी और बाकी को मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद में कभी फिर मुड़कर नहीं देखा, और आपने जो इन दिनों वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में जो एक नज़ीर पेश की है, ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? उसके बाद में आपकी शादी हो गई, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली, धीरे धीरे जीवन सामान्य होता गया, और फिर ये जो खेल का आपको एक शौक लगा, और इसकी तैयारी कहाँ से शुरू की, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? और मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूँ कि ओलंपिक समिति की ही एक समिति के द्वारा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम आयोजित करवाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि ऐसे खिलाड़ी तमाम देशों के इस खेल में भाग लेते हैं जिनका किसी समय अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, और उसी खेल में भवानी सिंह शेखावत ने भारत के लिए 2 मेडल जीते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो खेल का सिलसिला है और ये जो खिलाड़ी के रूप में जो एक नया किरदार भवानी सिंह शेखावत का सामने आया, वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? 2013 तक मैं बीकानेर रहा, और उसके बाद में मेरे गांव में पोस्टिंग हो गई जी। और उसके बाद में लगभग स्पोर्ट्स गांव में जब पोस्टिंग हुई तो उसका फ़ायदा ये मिला कि सुबह से दोपहर तक ड्यूटी करने के बाद में आप फ्री रहते हो, तो हमने वहाँ पे लगभग स्पोर्ट्स के अंदर ही खेलना चालू किया। ये नहीं पता था कि आगे ऐसे इवेंट होते हैं। 2016-17 के अंदर नेशनल कहीं बाहर था, तो मेरे को एक कोर्स देखा, नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं बॉम्बे में जी। तो वहाँ पे एक NGO करवाता है, एक संस्था है नर्मदा फाउंडेशन, वो करवाती है जी, और इंडिया लेवल की। तो फिर हमने पहली बार 2018 में गए, और वहाँ राजस्थान से काफ़ी 5-7 जने और गए मेरे साथ में, और 2018 के जो नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स थे उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता जी। सिल्वर मेडल के बाद में जब आप मेडल जीतते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। ठीक बात है। फिर वहाँ पे पता चला कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जो होते हैं तो 2-2 साल से होते हैं, ओलंपिक जो होते हैं वो तो 4 साल से होते हैं, और जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हैं 2-2 साल से होते हैं। और लास्ट 2019 में हुआ था, तो हमने ट्राई की कि 2021 में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो उसके अंदर गेम्स थे तो हमने उनको ट्राई किया कि कौन से गेम्स हैं जो अपन खेल सकते हैं। तो उसके बाद में 2 गेम में आप गए हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। मैं जैसे 2021 में था, तो 2021 में कोविड आ गया, कोविड का नहीं पोस्टपोन हो गया, तो ये हो नहीं रहा था। अब जाके वो इवेंट 2023 में अप्रैल के अंदर हुआ। तो हमारे टीम मैनेजर थे शंकर अरोरा, तो उन्होंने बोला कि आप जिस गेम में पार्टिसिपेट करोगे उसकी हम आपको रिलायबल ट्रेनिंग दिलवा देंगे, उचित जगह से दिलवा देंगे। तो एक तो लोन बॉल था, इंडिया की तरफ से कभी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ उसमें। एक पेटांग था, यूरोपियन गेम है ये, तो उनमें भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है। लोन बॉल को तो आजकल जानते हैं सब लोग, इसलिए जानते हैं कि इस बार जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें भारत की जो महिला टीम थी उसने तो गोल्ड जीता, और जो पुरुषों की जो टीम थी उसने सिल्वर मेडल जीता। तो वो तो एक सब जानते थे। पेटांग को ज़्यादा जानते नहीं है। ये लोहे की स्टील की बॉल्स होती है 700-800 ग्राम की 3, और एक जैक होता है, उससे उनको थ्रो करके उसको हिट करना होता है। तो ये बेसिकली यूरोपियन गेम्स हैं। और एक जो 10 पिन बॉलिंग, जो आप मॉल्स में जाते हो तो जो 7-8 बॉल्स होते हैं उनको हटाना होता है, तो 10 पिन बॉलिंग थी। एक डार्ट था। तो 4 गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया। 10 पिन बॉलिंग को तो वहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया लास्ट इवेंट पे, क्योंकि मेरे 2 इवेंट क्रॉस हो रहे थे। 3 के अंदर मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की जर्नी तो एकदम से स्टार्ट हुई। मेरे को उसके वो सिलेक्शन राउंड हो रहे थे, मेरे को लास्ट में पता चला, एक तो हो चुका था सितंबर में जो मैंने अटेंड नहीं किया, अभी जो फरवरी में होने वाला था उसको मेरे को पता चला कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मैंने फरीदाबाद दिल्ली के अंदर वो जो कैंप लगा उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया। 8 दिन का वो कैंप था, और उसके बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और वहाँ भी हुई। फिर जो मेरे गेम्स की ट्रेनिंग थी वो अलग अलग जगह हुई। पेटांग की तो वहीं होगी, लॉन बॉल के लिए फिर मैं वहाँ पे गया अपने रांची के अंदर RK आनंद ग्रीन स्टेडियम है, वहाँ पे हुआ। और जो मेरे को इसके अंदर कोचिंग के अंदर जिन्होंने सहायता की थी वो चंदन कुमार सिंह जी हैं, जो इंडिया के लॉन बॉल के इंटरनेशनल प्लेयर है। इंडिया की तरफ से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो वो खुद आके उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी वहाँ पे। और बाकी गेम्स की भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद के अंदर ट्रेनिंग होती रही। तो उससे थोड़ा सा ग्रूम अप हुए, और फिर वहाँ पे कम्पीट किया। तो हमें यूँ लगा कि शायद आसान रहेगा, लेकिन इतना आसान था नहीं। 60 से अधिक देशों के 3 से 4 हज़ार खिलाड़ी, और सब वेल ट्रेंड, क्योंकि वो खेलते आ रहे हैं। वहाँ पे उनको सुविधा, नई यात्रा शुरू की थी। हाँ, नई यात्रा। फिर इंडिया में देखो ट्रांसप्लांट गेम्स को जानता नहीं है, और राजस्थान में तो मेडल जीतने वाला भी पहला ही था। मेरे बाद में राजस्थान के 4 और ने भी जीते हैं, लेकिन फर्स्ट बार अगर राजस्थान को मेडल मिला तो वो मेरे
मेरे भाग्य में था। तो अब मेरे को लग रहा है कि इन गेम्स में, इन मेडल को देखे राजस्थान में भी ट्रांसप्लांट गेम्स का भविष्य है। और मेरे पास काफ़ी कॉल आए जो ट्रांसप्लांट पर्सन थे, जो पहले एथलीट थे, लेकिन जैसे कोई एथलीट है उसके किडनी खराब हो गई, उसने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो वो फिर इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि जो नेक्स्ट 2025 में राजस्थान से 20 से 25 जने तो आराम से जाने चाहिए इन गेम्स के अंदर। मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा रहा है इन गेम्स के अंदर, और लोगों के सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक ये बात पहुंची कि ऐसे भी गेम्स होते हैं जो खुद को घर में रह के बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप एक ही जगह घर में रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तो यूँ लगता है लाइफ खत्म सी हो गई है। सुबह शाम में दवाइयाँ लेनी, वो शेड्यूल फॉलो करना, वो अगर आपकी जॉब नहीं है और आपके घर पे जो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता है जीवन यापन करना, क्योंकि बहुत कॉस्टली दवाइयाँ आती है। 8 से 10 हज़ार की समथिंग इसकी दवाइयाँ आती है ट्रांसप्लांट्स की। और सरकारी के अंदर तो चलो चिरंजीवी में अब स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले आप मान के चलो जब ये चिरंजीवी योजना नहीं थी, या जो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उसके लिए सर्वाइवल क्या होगा। 8 से 10 हज़ार पर मंथ लाइफ लॉन्ग दवाई लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे गेम्स में खुद को इन्वॉल्व करने से थोड़ा आदमी मोटिवेट रहता है और कहीं से प्रोत्साहन मिल जाता है, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, दूसरे मोटिवेट होते हैं। अच्छी ट्रेनिंग के बाद में आप पर्थ शहर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पहुँचे। गेम्स के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से वहाँ पार्टिसिपेट किया, किस तरह का आपका वहाँ शेड्यूल रहा करता था, बाकी के देशों के जो ट्रांसप्लांट प्लेयर आते थे उनसे कैसी बातें होती थी, उनका जो मोटिवेशन जो लेवल है, कैसे आप लोग बातें करते थे, कैसे अपने आप को मैनेज रखते थे, और वो आपका खेल जब आप ट्रैक पर पहुँचे, जब आप मैदान में पहुँचे, तो किस तरह का सब कुछ मूवमेंट हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे पहले तो इनॉग्रल सेरेमनी थी, बहुत शानदार रही, और लगभग IOC से और वहाँ ओलंपिक कमेटी से भी मेंबर्स आए थे। ये फेडरेशन ओलंपिक से ही रिकॉग्नाइज्ड एक संस्था है। जो गेम्स के फील्ड के अंदर जो बाकी देशों के प्लेयर्स थे, उनको पता है कि सेम कंडीशन है, वो भी ट्रांसप्लांट है, हम भी ट्रांसप्लांट है, तो एक फेमिलियर, मतलब एक अच्छा माहौल मिल गया। हाँ, फ्रेंडली बिहेवियर था कि जैसे किसी गेम में कोई हारता है तो यूँ नहीं था कि जोर लगा रहा है, या फिर वो एक फ्रेंडली था। उनको पता है कि हार गए तो कोई बात नहीं, कि वो सेम सा था, मतलब राइवलरी बिल्कुल नहीं थी कि आप वैसे खेल रहे हो। तो वो बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे, और लगभग सारे देशों में 8-10 देशों के साथ मेरे मैच हुए, और वो कैंडिडेट बहुत नाइस थे। गेम्स की मैं बताऊं तो जो पेटांग जो होता है ये आउटडोर गेम्स ही है, और आउटडोर गेम्स के अंदर ये 20 मीटर का एक रैक होता है, उसके ऊपर 3 जो बॉल्स होती है, वो एक्चुअली क्या है कि यहाँ इंडिया के अंदर प्ले नहीं होते। पेटांग होता है, लेकिन सदर्न इंडिया है जहाँ फ्रांसीसी कॉलोनियाँ थी, पौंडीचेरी, वहाँ पे अभी भी गली गली में खेला जाता है, लेकिन अपनी तरफ नॉर्थ इंडिया में वो आया नहीं। वहाँ होता है, कोलकाता में खेला जाता है। लॉन बॉल के भी इंडिया में काफ़ी ग्राउंड है, दिल्ली के अंदर है, जो अभी कॉमनवेल्थ हुए थे तो सरकार ने बनाया था, रांची में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में, तो उसके भी काफ़ी ग्राउंड्स हैं, तो उसके लिए तो। और तभी अनाउंस होता है कि सिल्वर जो मेडल है भारत के भवानी सिंह शेखावत को गया है, मेडल आपके गले में आता है, तिरंगा आपके बदन पर होता है। वो कैसा मोमेंट था कि देश का नाम आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। पहली बार तो जब भारत और किसकी सबसे पहले याद आई आपको? बताता हूँ। जैसे पहली बार जब इंडिया लिखी हुई जर्सी पहनते हैं तो भी आपके लिए गौरवमय क्षण होता है, और जब उसके ऊपर मेडल और आपके गले में आ जाए तो कभी ना भूलने वाली बात होती है। सबसे पहले मेडल गले में आते ही पिताजी याद आए कि जिनके कारण मैं आज यहाँ बैठा हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले एक लंग कैंसर के कारण वो स्वर्गवास हो गया, इस दुनिया में अब नहीं है। तो सबसे पहले उन्हीं की याद आई, और वो मेडल उन्हीं को समर्पित किए मैंने। और बड़ा ऐसा क्षण है, क्या बता नहीं सकते। बाकी देश के लिए पदक जीतना एक गौरवमय क्षण था, और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि ये बात जरूर राजस्थान है दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर कि काश कि आज पिताजी होते तो वो उनके सामने जाके पदक, वो उस ऑडिटोरियम में बैठे होते, हाँ, तो वो अलग था, लेकिन होने को जो मंजूर था उस हिसाब से। बाकी वहाँ मेरे टीम लीडर्स थे इंडिया के, जो वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट थे, वहाँ जो निवासी थे, वो काफ़ी संख्या में आए। वहाँ पे इंडिया लगभग डॉक्टर्स
मेरे को लगा कि वहाँ पे 50 से 60 डॉक्टर्स इंडिया के थे, वो सब आए फैमिली सहित, और उन्होंने हुटिंग की वहाँ पे। वो बहुत अच्छा क्षण था कि आप दूसरे देश में और आपको हौसला बढ़ाने के लिए अपने खुद के देश के लोग आते हैं, तो बड़ी बात है। और उसके बाद में तो एक हीरो से बन गए वहाँ पे हमारे लंच और डिनर के, आज इन डॉक्टर साहब के, आज उन डॉक्टर साहब के। तो उसके बाद में वो बहुत अच्छा मूवमेंट था वहाँ पे, पूरी टीम के लिए भी एक गर्व की बात थी कि हमने कुछ ऐसी फोटोज भी देखी हैं कि जब आप अपने वतन वापस लौटते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से आपका स्वागत होना शुरू होता है। गांव तक जब आप अपने गांव जाखल पहुंचते हैं तो बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे की धुन पर गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं, आपको घोड़ी पर बिठा रखा है, फूल मालाओं से आपको लाद दिया है, वहाँ आपको एक शहंशाह की तरह, एक विजेता की तरह आपका स्वागत किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है आपकी इस सफलता को। गाँव में उम्मीद तो थी कि वहाँ स्वागत होगा, लेकिन इतना भव्य स्वागत होगा ये मेरी कल्पना से बाहर है। दिल्ली एयरपोर्ट से जब मैं उतरा तो मेरे जो साथी हैं, कुछ साथी वो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, तो वो वहाँ पे अराइवल पे आ गए थे। और वहाँ से फिर मैं जयपुर आया। जयपुर में ननिहाल पक्ष वाले थे, उन्होंने स्वागत किया। शाम को 6 बजे करीब मैं गाँव पहुँचा, तो लगभग गाँव के जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो, और जो गाँव पूरा गाँव के लगभग सारे युवा थे, उन्होंने पहले 1-2 दिन पहले प्लान कर लिया था कि किस हिसाब से ये इस प्रोग्राम को पूर्ण करना है। तो उस हिसाब से वो 7 से 8 किलोमीटर दूर मेरे गांव से एक जगह पड़ती है टीटरवाड़, वहाँ से गाड़ियों के काफिले के साथ, डीजे हो या ढोल के साथ में वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ से ऐसा सम्मान गाँव के मुख्य बाजार तक लेके, गाँव में जो बड़े बुजुर्ग थे गाँव के, उन्होंने सम्मान दिया। और फिर वहाँ से घोड़ी से घर तक छोड़ने गए। तो वो क्षण मेरे लिए तो बहुत। और किन किन की आपको शुभकामनाएं मिली इस सफलता के बाद में? शुभकामना तो लगभग जो मेरे लोकल एमएलए थे, राजकुमार जी, और राजेंद्र जी घोड़ा साहब मंत्री जी, और सांसद हैं अपने हनुमान जी, बीजेपी के पदाधिकारी, कांग्रेस के काफ़ी थे, और मेरे गांव से वीरपाल सिंह जी है, विक्रम सिंह जी हैं। विशेष मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने इस मेरी यात्रा में यूँ मानो सारथी का काम किया, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर के अंदर दिलीप सिंह जी महेजा, जिन्होंने मेरा आर्थिक सहयोग भी किया उन्होंने। और एक मेरे मित्र हैं जैसे जितेंद्र सिंह जी खाड़ा, उनका शॉप है अचकन, तो उनका भी जो मेरे ड्रेसेस थे उनमें सारा लगभग उन्हीं का था। तो उनका भी मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। बहुत से लोग इस सफलता में सारथी बने। बिल्कुल जी। तो अब यकीनन आप एक सेलिब्रिटी हो, एक मेडलिस्ट हो, और जो मेडलिस्ट होने का गौरव होता है देश के लिए, मेडल लाने का जो एक अपने आप में गुरूर होता है, वो आपके साथ में है। इस लेगेसी को लगातार बनाए रखना भी हर खिलाड़ी चाहता है। भविष्य में ऐसा क्या प्लान है कि अभी और मेडल लाने हैं, या फिर ये यात्रा है यहीं पर समाप्त हो जाएगी? क्या ऐसा प्लान है आगे, क्योंकि फिर से ये गेम्स होने हैं, या फिर नई पीढ़ी को आप मोटिवेट करोगे, नए लोग आने चाहिए? नहीं, नई पीढ़ी को मोटिवेट के लिए तो अभी प्रयास अभी से स्टार्ट कर दिए, और मेरे पास काफ़ी जो कॉल भी आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कम से कम हमारी काउंसलिंग कर दो कि हम इन खेलों के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करें। तो बिल्कुल इससे प्लानिंग कर रहे हैं कि जो नए जो ट्रांसप्लांट्स जो व्यक्ति हैं, जो पहले खेल चुके हैं या अब खेलना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें। और मेडल आने के बाद में जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको बरकरार रखा जाए। तो 2024 में अगले साल शायद एशियन गेम्स होने हैं, तो उनकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। 2025 में जर्मनी के ड्रेसडन सिटी के अंदर वापस वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होने, तो उसकी भी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी। तो अभी और मेडल लाने का सपना देश के लिए बिल्कुल अभी और लाने जी। तो ये भवानी सिंह शेखावत थे जिनसे हमने लंबी गुफ्तगू की। भवानी सिंह शेखावत आज हर किसी के लिए एक प्रेरक कहानी बन चुके हैं। इनकी जीवन यात्रा को आपने सुना कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों से, किस तरह से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए समाज के सामने इन्होंने एक मिसाल कायम की है। और इनका कहना है कि ये सफ़र अभी थमा नहीं है, अगला जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम होगा उसमें भी देश के लिए मेडल लाने का सपना भवानी सिंह शेखावत का है। भवानी सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थिंक 360 के स्टूडियो में आने के लिए। तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।